अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ YGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। और आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ प्रैक्टिकल सेंटर 2023 का गेस्ट पेपर फिजिक्स का, क्लास 11 फिजिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि इसको हम पूरा कवर करेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो चूंकि एक पेपर में वो तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना जो है वो बहुत मुश्किल तो नहीं कहेंगे, यानी कि ये बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये किया है कि हम इसको जो है वो पार्ट पार्ट करके जो है वो शेयर करेंगे। तो इधर जो बेसिकली जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर शेयर करूंगी वो ये क्वेश्चंस हैं। हम आज इन क्वेश्चंस को जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपने इन इक्वेशंस को डायमेंशनली प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है। और इनको प्रूफ करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम ये देखें कि क्या हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, डायमेंशन के हवाले से हमारे पास 3 डायमेंशन है जो कि यूज होती हैं। मास, लेंथ, यानी कि जो यूनिट है डायमेंशनल यूनिट्स, वो हमारे पास है मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास, लेंथ, चाहे वो किसी भी चीज की लेंथ हो, और टाइम। टाइम हमारे पास चाहे सेकंड में हो, मिनट में हो, साल में हो, या हमारे पास सदियों में हो, जिस चीज में भी हो टाइम होगा। लेंथ किसी भी चीज की लेंथ हो, हाइट की लेंथ है, हॉरिजॉन्टली लेंथ है, डिस्टेंस है कोई, या हमारे पास किसी भी वेव लेंथ है कोई, वो तमाम चीजें लेंथ में आएंगी। और मास में हमारे पास मास, वेट, अमाउंट, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए भाई, हमारे पास ये है टी, टाइम है, तो इसकी तो टी ही रहेगी। सही है भाई। इसके बाद है 2 पाई। 2 पाई हमारे पास नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए जब भी नंबर आए तो उसे खुद ब खुद स्किप कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम क्या है? मास है, तो इसे एम ही करके लिखेंगे, यानी कैपिटल एम कर देंगे। अच्छा जी, के की यूनिट क्या होगी? के तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जल्दी से आप इसको देखने के लिए, जो चीजें हमारे पास कांस्टेंट होती हैं उसकी यूनिट देखने के लिए आप क्या करें, आप जल्दी से लिखिए टी इज इक्वल टू एम के, क्योंकि जो नंबर है उसे छोड़ दें। ठीक है, अगर आप इन दोनों की तरफ जो है वो स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम के, क्योंकि स्क्वायर लगेगा तो हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, के को इधर लिया है, टी को इधर लिया है, तो के की यूनिट हो जाएगी एम अपॉन टी स्क्वायर। सही है भाई। अब इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ, कहां पर? एम अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि टी टाइम है, एम मास है, तो ये चीज लिख दी मैंने। ये तो इसी तरह ही कट गया और टी रह गया। टी इज इक्वल टू, आपको पता है ये जो ऊपर जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये 1/t है। ठीक है, इसको जब हम इस तरह ऊपर लेके जाएंगे टी हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, दोनों कट गए एक दूसरे से, तो टी और टी हमारे पास क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गई। अब चलते हैं दूसरी वाले की तरफ। v क्या है हमारे पास? v वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर क्या है? मीटर लेंथ है, तो यानी कि इसकी जो हमारे पास होगी एल अपॉन टी, क्योंकि टी सेकंड है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यानी कि 1/t, इसकी हो गई। और अगर हम बात करें इसकी, ये है हमारे पास लिम्डा, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है भाई? लेंथ ही होती है, तो ये भी मेरे पास क्या होगी? एल होगी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी जगह पर इसकी यूनिट लिखूंगी, और इसकी यूनिट क्या है मेरे पास? एल अपॉन टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की क्या है? 1/t, और मेरे पास इसकी क्या है? एल। तो भाई ये भी मेरे पास ये हो जाएगा एल अपॉन टी इज इक्वल टू एल वन जा एल, एल अपॉन टी। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों मेरे पास क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। चलिए अब तीसरी वाली को देख लेते हैं। ये क्या है? एस। एस क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस, वही चीज हो गई हमारे पास। और डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? हम लेते हैं भाई एल में। वी क्या था हमारे पास? एल अपॉन टी। टी क्या है हमारे पास? टी ही है, यानी कि इसको कैपिटल टी करके लिख देती हूँ मैं। ठीक है, प्लस 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास ऐसे ही होता है। ए क्या होता है? ए हमारे पास, अगर आपको पता हो, ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एम, मीटर तो लेंथ को ही कहते हैं, एल पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि टाइम, टाइम का स्क्वायर, और उसके बाद टी, टी स्क्वायर।
सही है भाई। अब जो चीज कट रही है उसे काट देते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर कट गया, यहाँ से टी स्क्वायर, यहाँ से टी, यहाँ से टी, तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है एल इज इक्वल टू एल प्लस एल। एल प्लस एल क्या होगा, 2l हो जाएगा, और नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है तो उसको खुद ब खुद स्किप कर देंगे, एल इज इक्वल टू एल। राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं अगला जो कि हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। अब यहाँ पर टी तो टाइम ही है, 2 पाई को खुद ब खुद हटा दें। ठीक है भाई, एल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या चीज है, लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, एल से एल कट गया हमारे पास, टी इज इक्वल टू, और ये वाला टी जब हमारे पास उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये 1/t है और वो भी फ्रैक्शन में ही है, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से टी स्क्वायर। और ये अब आपको पता है कि यहाँ स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, तो दोनों को कट कर देंगे, दोनों को कट करते ही हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आ जाए आपने बस उसकी यूनिट याद रखनी है और देखना है कि उसकी यूनिट में मास आ रहा है, यानी कि एम आ रहा है। ठीक है, अब ये मास नहीं है, ये मीटर है, और मीटर क्या है, लंबाई है। ठीक है, और यानी कि हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ को हम एल से, और मास को, अमाउंट को किसी को भी एम से, और टी को जो है यानी सेकंड को, मिनट को, आवर्स को, दिन को, घंटे को, या हमारे पास जो है वो साल को हम जो है वो टाइम से शो करते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg गन। एक बुलेट है जिसका वजन है 100 ग्राम और वो फायर की गई है गन से, जिस गन का जो हमारे पास वजन है वो है 10 किलोग्राम। ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 1000 ms मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो बुलेट की स्पीड है वो है मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। हमें जो है वो स्पीड मालूम करनी है किस चीज की, रिकॉइल ऑफ गन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखिए मेन चीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये गन है और इस गन से जो है वो ये बुलेट है और ये मैंने फायर किया जिसकी वजह से बुलेट एक स्पीड से निकल कर गई। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो लॉ लगता है वो निकलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि हमारे पास बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम सेम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉलिजन हो किसका रहा है, यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है गन का और बुलेट का। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो मेन मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, मैं पहले वो बता दूं, वो क्या होता है, m1 यानी कि जो भी हमारा मास 1 है, जो एक चीज है उसका मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, ठीक है, प्लस m2 यानी कि जो हमारे पास दूसरी चीज है, यहाँ पर दूसरी चीज गन है, पहली चीज बुलेट है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास होगी u2। ठीक है, वो हमारे पास बराबर है किसके, उसकी फाइनल स्टेट के, ये बिफोर कॉलिजन। ठीक है, और आफ्टर कॉलिजन हमारे पास क्या है, m1 v1 जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, प्लस m2 v2। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसमें फॉर्मूला यूज होगा। हम पहले डेटा मेंटेन करते हैं कि हमारे पास डेटा यहाँ पर क्या जाएगा, फिर हम डेटा के साथ अपनी चीजें रख लेंगे। अच्छा, मास ऑफ बुलेट इन्होंने कितना बताया है, मास ऑफ बुलेट इन्होंने बताया है हमें 1000 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा जी, 1000 ग्राम है, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो हमारे पास ये बन जाएगा, सॉरी ये 100 ग्राम है, मिस्टेक, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम को हम चेंज करेंगे किसमें भाई, 100 को किलोग्राम में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। जबकि हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है गन और वो है 10 kg। सही है भाई, इसके बाद है वेलोसिटी बिफोर, अभी गन चलाई नहीं है, अभी रेडी है, तो इसका मतलब बुलेट की स्पीड क्या होगी, रेस्ट पर है वो, और गन भी अभी रेस्ट पर है, तो मेरे पास दोनों इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पर है अभी बिफोर कॉलिजन, यानी कि हमारे पास गोली चलाने से पहले। गोली चलाने के बाद हमारे पास जो स्पीड है किस चीज की, स्पीड है हमारे पास बुलेट की, वो है 1000 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई, हमें क्या मालूम करनी है, हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो भाई यानी कि हमें v2 मालूम करना है, सो सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर ये चीजें रखते हैं, सीधी सी बात है भाई। m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है 0 ही बचता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। सही है, 0 ही हो जाएगा ये। जबकि इस तरफ हमारे पास क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय v1 क्या है हमारे पास 1000। ठीक है भाई, और फिर दूसरी तरफ है प्लस 10 और ये v2, क्योंकि v तो अभी हमें मालूम करना है। अब क्या है हमारे पास, आपको पता है 0.1 हमारे पास 1000 से होगा तो 3 डिजिट, 1 2 3, ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस 10 v2। अच्छा, ये 100 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, और ये हो गया 10 v2। अब यहाँ पर है -100, ठीक है, तो ये -100 इसी तरह ही लिखते हैं,
और यहाँ पर जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या होगा हमारे पास, डिवाइड होगा, लाजमी सी बात है। तो हमारे पास जो V2 बनकर आ रहा है 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो -10 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास गन की रिक्वायरिंग स्पीड है, यानी कि फाइनल स्पीड है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन जो कि इसी का ही और करके है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का और करके। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 केजी ब्लॉक, एक ब्लॉक पर फायर की गई है। ठीक है, ये बुलेट है। अब की बार देखिए हमारा कॉलिजन किसके दरमियान है, गन और बुलेट के दरमियान नहीं है, हमारा कॉलिजन है बुलेट और उस ब्लॉक के दरमियान, जो ब्लॉक जो है जिस पर फायर किया गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसको पिक्चराइज करते हैं। फिर क्या हुआ, हमारे पास 10 केजी का वो ब्लॉक है दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, जिसकी वजह से वो पेंडुलम की तरह एकदम स्विंग किया। ठीक है भाई, if the block is displaced so that its center of gravity rises up 10 centimeter, what the speed of the bullet? अच्छा, पहले मैं यहाँ पर जो है वो डेटा ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन को समझाती हूँ। मास ऑफ बुलेट हमें कितना दिया हुआ है भाई, 50 ग्राम, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, 50 डिवाइडेड बाय 1000, 0.05 किलोग्राम। मास ऑफ ब्लॉक 10 किलोग्राम। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्यों ये मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है भाई, अच्छा अब बाकी चीजें, अच्छा चलिए अभी हाइट लिख देती हूँ, वेलोसिटी के बारे में बताती हूँ। हाइट है मेरे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूंगी मीटर में, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया मेरे पास 0.1 मीटर। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या पूछा है कि बुलेट कितनी रफ्तार से वहां गई। देखें हमारे पास, समझे ये वो ब्लॉक है जो कि हमारे पास लटका हुआ है। ठीक है, ये वो ब्लॉक है, ये मेरी बुलेट है। हमारे पास मोमेंटम किसका देखना है, आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, और कॉलिजन किसका हुआ है, बुलेट का इसके साथ हुआ है। अब देखिए हमारे पास बहुत समझने वाली बात है कि हमारे पास ये जो बुलेट है ये एक स्पीड से गई है, जिसकी स्पीड मुझे बतानी है। ठीक है, और स्पीड से जाने के बाद अभी इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी वो क्या है, बिफोर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी अभी 0 है। ठीक है, तो ये तो अभी मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ये हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अभी मुझे पता करनी है, जो कि अभी यहाँ जाएगी। और जैसे ही ये ब्लॉक में जाएगी, एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इस सवाल में ये कॉमन सेंस यूज होना जरूरी है। वो क्या कि आर पार तो नहीं होगी ना, नॉर्मली तौर पर जो ब्लॉक होता है उस पर हमारे पास जो है वो क्या होता है, गोली जाकर अटक जाती है, यानी उसके अंदर घुस जाती है, उससे आर पार नहीं होती। तो ये गोली तो इसके अंदर घुस गई समझे। ठीक है, बुलेट, जिसकी वजह से ये रेस किया 10 सेंटीमीटर, और फिर वो रेस करने के बाद वापस आ गया, क्योंकि ये तो स्विंग हो रहा था, लटका हुआ था। तो ये 10 सेंटीमीटर ये हुआ और फिर वापस आ गया। अब ये जो वापस आना है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये जिस वेलोसिटी से वापस आएगा उसी वेलोसिटी से हमारी गन की बुलेट भी तो वापस आएगी ना, क्योंकि बुलेट इसके अंदर ही घुसी हुई है। जो स्पीड हमारे पास इसकी होगी ब्लॉक की, वही स्पीड हमारे पास इस बुलेट की होगी। तो यानी कि हमारे पास भी दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाइट हमारे पास ये है। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बिफोर फायरिंग, लेकिन हमें ये भी नहीं बताया कि आफ्टर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी होगी तो सेम ही, V1 और V2 सेम ही होगी, लेकिन होगी क्या ये नहीं बताया, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एम आई राइट? अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh। चलो भाई, m से m काटो, कर गया m से m। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, हाफ v² इज इक्वल टू gh। ठीक है, v² को यही रखते हैं, gh को कर देते हैं gh मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और ये हो गया v²। चलो भाई, अब हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास v तो निकल कर आए कि हमारे पास फाइनल v क्या है, जो कि इन दोनों का होगा, जो कि हमारे पास आफ्टर वेलोसिटी जो है वो किसका, दोनों का होगा, एक बुलेट का भी ब्लॉक का भी, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। v² इज इक्वल टू g कितना होता है 9.8 मल्टीप्लाई बाय h कितना होता है मेरे पास, h है मेरे पास 0.1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2, तो ये v² मेरे पास आया 1.96। आपको पता है बोथ साइड हमें क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्क्वायर निकले। अब हम इसका लेते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा 1.96। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v आ गया हमारे पास 1.4।
ठीक है, और ये v कौन सा है आफ्टर वेलोसिटी, इसका भी और इसका भी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब आगे जल्दी से इस फॉर्मूले में हम जो है वो इसका वो मालूम कर लेते हैं। और वो कैसे मालूम करते हैं भाई, m1 हमारा क्या है 0.05, ठीक है, u1 तो हमें मालूम करना है, प्लस m2 क्या है हमारा, m2 हमारा है 10, और जो u2 है वो तो 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया 0.05 u1, ठीक है, प्लस 0.05 u1। इस तरफ का तो मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया, इस तरफ का देखते हैं जल्दी। m क्या था 0.05, ठीक है, और वेलोसिटी दोनों की सेम ही है 1.4 प्लस 0.05, सॉरी इसका तो 10 है ना, 10 1.4, इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। आ गया 0.075, ठीक है, और ये आ गया 14। जब इन दोनों को प्लस कर किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 14.075, ठीक है भाई। अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर ताकि मेरे पास u1 निकल कर आए। तो 14.075 डिवाइडेड बाय 0.05, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है, 281.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके जो है वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि वेक्टर वाला क्वेश्चन है। अच्छा जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, i माइनस 2j प्लस k के, ये वेक्टर ए है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो बी वेक्टर है वो है 4i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ए का प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑफ बी पर क्या बनेगा, ये आपको जो है वो क्या करना है, बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इसका फॉर्मूला होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन पर क्या प्रोजेक्शन बनता है, वो बराबर होता है किस चीज के, कि वो बराबर होता है हमारे पास, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यानी इनटू बी यूनिट वेक्टर। अब मसला ये बी यूनिट वेक्टर हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑन अदर डायरेक्शन, अदर यानी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन पर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ बी, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। बी तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, बी का यूनिट, बी हमें वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर पता है कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर बी जो निकलेगा वो निकलेगा एक फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी बार, इसके। ये तो मुझे दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, अब ये कैसे निकालूं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये मेरा x, ये मेरा y, ये मेरा z, यानी कि मुझे ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये निकलेगा, फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा जिससे ये निकलेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा। सीक्वेंस समझ में आई क्वेश्चन की कैसे करनी है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं इसे सोल्यूशन। अब ठीक है, सोल्यूशन करते हुए अच्छी तरीके से जो है वो इसे सॉल्व करते हैं ताकि जो है वो सही चीज समझ में आए। हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें ये मालूम करना है, ठीक है, हम लिख देते हैं फाइंडिंग, ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसके। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ फॉर्मूला, तो क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ ये बी एक्स क्या है मेरा 4, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये मेरे पास हो जाएगा फिर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास हो गया 7 का स्क्वायर। और आपको पता है कि इसकी स्क्वायर निकलेगी, यानी कि -4 का जो स्क्वायर निकलेगा तो वो में माइनस माइनस हमारे पास प्लस में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 7 7 49। सही है भाई, इस तरह कर लिया। अच्छा, जब मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या 16 16 32, 32 और 9 मेरे पास आ जाता है ये 41 81, और 81 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकलेगा भाई 9 निकलेगा, यानी कि ये मेरे पास आ गया 9। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, अपना अगला स्टेप, मुझे अपना अगला स्टेप, यानी कि मैं ये निकाल चुकी हूँ, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। अगला स्टेप मेरे पास है फाइंडिंग यूनिट वेक्टर ऑफ बी। सही है भाई, और वो कैसे निकलेगा वो अभी हमने यहाँ देख लिया है, हम सिर्फ उसकी जगह पर पुट कर देते हैं चीजें। ये मेरा बी इसके बराबर है, इसको रखती हूँ मैं 4i, ठीक है, 4i के बाद ये हो गया -4j प्लस 7k, और नीचे आ गया मेरे पास 9। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4/9i माइनस 4/9j प्लस 7/9k
के। सही है भाई, ये मेरे पास क्या चीज आ गई, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अगली चीज देखते हैं वो क्या है हमारे पास कि हमें प्रोजेक्शन मालूम करना है। नाउ फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑनटू द बी, ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ बी। सही है भाई, और वो मालूम करने का तरीका क्या है मेरे पास, ए डॉट बी। ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास आई माइनस 2j प्लस के, और जबकि मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, ये हो जाएगा 4/9 आई, ठीक है, माइनस 4/9 जे प्लस 7/9 के। इतनी बात समझ में आई। अब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई वन ही है, आई है वन है, इसका मतलब ये हो गया 4/9 आई डॉट आई, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास माइनस है, ये भी मेरे पास माइनस है, माइनस माइनस बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा फिर प्लस, और 2 4 8, ठीक है, 8/9 जे डॉट जे, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, वन ही है, तो इसलिए ये हो गया 7/9 के डॉट के। अच्छा यहाँ पर एक और बात बताऊं कि ये जो मेरे पास आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये सब बराबर है किसके, वन के, ठीक है, और वन मल्टीप्लाई होकर वो यूनिट देता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 4/9 प्लस 8/9 प्लस 7/9, ठीक है। 9 को एक साथ ही कर दो, 4 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 15 4 19, 19/9, ये मेरे पास आंसर आएगा। यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द बी इज इक्वल टू 19/9, ठीक है भाई। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो इसी क्वेश्चन का और करके है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का और वेक्टर से ही रिलेटेड है। हमारे पास है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए और बी। अच्छा ये तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किसके, ए और बी के, वो किसके बराबर होता है, वो सी के, यानी कि वो हमारा कोई तीसरा वेक्टर होगा, ठीक है। और वो यूनिट वेक्टर हमें मालूम करना है जिसको हम सी के मायने में लेंगे। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा कि वो बराबर है क्या चीज, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ए एंड बी, तो यार ये होगा मेरे पास सी यूनिट वेक्टर। अब मसला वही हो गया, सी यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करूं, जैसे बी का यूनिट वेक्टर मालूम किया था ना स्मॉल बी का, वैसे ही हम इसको भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, सी अपॉन बार सी। मसला ये ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है, पिछली बार कम से कम कैपिटल बी, बी का वेक्टर तो था, अभी तो सी का वेक्टर भी नहीं है, तो ये कैसे निकालें। अच्छा ये तो मुझे पता आपको, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं सी कैसे निकालें। बेटा सी निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, सी निकालने का तरीका है सी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सही है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, दोनों वेक्टर को, हमारे पास सी वेक्टर आएगा, ठीक है। और सी बाहर निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, वही चीज है सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम सी मालूम करेंगे। सी मालूम करने के बाद सी बार मालूम करेंगे। सी बार मालूम हो जाएगा हमें, तो हम इन दोनों को सी, ये वाला सी मालूम करेंगे। यानी इसमें भी तीन चीजें ही देखनी है, लेकिन बस हमारे पास जो है वो तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है इनका मालूम करने का, यानी कि इसका थोड़ा सा वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। पहले क्या हमने करनी है, सोल्यूशन, ठीक है भाई। अच्छा इस सोल्यूशन में मुझे आपको बताने वाली क्या बात है कि सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है सी, और सी कैसे मालूम होता है, सबसे पहले हम लिख देते हैं फाइंडिंग सी वेक्टर, फाइंडिंग सी, सही है, वेक्टर मालूम कर रहे हैं। और जो कैसे मालूम करते हैं, जो मालूम करते हैं ए डॉट बी। अच्छा ए डॉट बी कैसे मालूम करेंगे, मतलब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराना है ना। होता ये कि नॉर्मली तौर पर हम इसमें ये वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, आई जे के, ठीक है भाई। आई क्या है हमारे पास, 2 है ए का, ठीक है, और इसका है 4, इसका है -6, इसका है 3, इसका है -3 और इसका है -1, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे बेटा नीचे वाली बात जहन में रख लो कि हमारे पास i माइनस जे प्लस के होता है। और i क्या है, j और k की वैल्यू, j क्या है i और k की वैल्यू, और k क्या है i और j की वैल्यू। कैसे, नहीं समझ में आया, मैं बता देती हूँ। i की वैल्यू क्या होगी, इन i को हटा के बाकी दो की वैल्यू, यानी कि -6 3 -3 -1, और ये लिख दिया मैंने i के बाद है -j, ठीक है। और j में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी और इसकी, यानी कि 2i की वैल्यू लिखूंगी और k की वैल्यू लिखूंगी, ठीक है। ये j हो गया, j के बाद k में क्या करना है मुझे, i और j की वैल्यू, 2 4 -6 3, ये मेरा k हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे बेटा होता कुछ यूं है कि हमारे पास नॉर्मली तौर पे जो i माइनस जे हमने निकाला है ना,
तो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे करेंगे, और आपस में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया उसको माइनस कर देंगे। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? स्टेप करके देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट के तौर पे मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय b, पहले मैं सॉल्व करती हूँ इसको, 6 को -1 से करवाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, ठीक है। तो 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा पहले तो माइनस, ठीक है, 3 3 और ये -3 में, और आपको पता है ये माइनस में, ये माइनस में, तो 6 तो प्लस में आ गया, और ये 3 3 से 9 है, ठीक है। वैसे तो इधर भी है -9, तो ये आपको क्या लग रहा है, प्लस में ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास प्लस में, ठीक है। और ये कौन है, बेसिकली आई है मेरा। फिर माइनस जे, जे की वैल्यू लिखनी है। जे क्या है, 2 1 जा 2 माइनस में, ठीक है, -2, और फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ माइनस होगा, 3 4 जा 12, और वो 12 हम किस में लेंगे, वो 12 माइनस में है, क्योंकि देखिए 3 4 जा 12, 12 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये जे की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं के की वैल्यू। के क्या है, 2 3 जा 6 माइनस 6 4 जा 24, और आपको पता है ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास के की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब जल्दी से हम इसको सॉल्व करके निकलते हैं। हमारे पास 6 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 6 9 15, 15 आई, -2 में से 12 गए, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े की आती है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 10, तो प्लस माइनस -10 जे, ठीक है, प्लस 16 24 30 के। तो ये मेरे पास क्या चीज आ गई भाई, ये मेरे पास आ गया a मल्टीप्लाई बाय b, जो कि किसके बराबर है, c के बराबर है। तो यानी कि अगर मैं इसे c भी लिखती हूँ तो सही है, ठीक है, ये मेरे इसके बराबर है। अच्छा, अगला स्टेप मेरा क्या है, c के बाद ये तो मालूम हो गया, ये मालूम करना है, और ये मालूम करने का तरीका क्या है भाई मेरे पास, कि मैंने 15 स्क्वायर, ठीक है, प्लस -10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस, क्योंकि माइनस तो हट ही जाएगा स्क्वायर के बाद, 100 प्लस 30 का स्क्वायर मेरे पास 3 3 9 900 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये 200 300 900 1400 1425, सॉरी 900 प्लस 100 1000 1200 1225। अब जल्दी से हम इसका वो निकालते हैं स्क्वायर रूट, देखते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकलता है। स्क्वायर रूट मेरे पास निकला है 35। दोनों चीजें आ गई। अब मेन चीज हमें मालूम करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास सी यूनिट है, और इसके किसके बराबर, सी और इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सी कितना है, मेरे पास जो सी आया था वो आया था ये 15i -10j प्लस 30k, ठीक है भाई। और ये मेरे पास कितना आया, 35। अब मैं जल्दी से इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास क्या है, सी अपॉन सी, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली मैं ये कर देती हूँ, ये यूनिट इज इक्वल टू 15i 35, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ आई -10/35j प्लस 30/35k, सही है भाई। अब जरा 5 के टेबल से इन्हें कट करके सिंपल कर दूं, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 7, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 7, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 7, तो भाई मेरे पास ये चीज आ गई, क्या चीज, 3/7 आई -2/7 j प्लस 6/7 k, ठीक है भाई। ये आंसर आ गया मेरे पास। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हैं। आगे के 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए भाई अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, वो क्या है हमारे पास, कि कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज 80 kg। एक इंसान है जिसका मास है 80 किलोग्राम, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, अच्छा मास कितना है, हम साथ साथ डेटा भी बनाते रहते हैं, 80 kg, सही है भाई। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेटा हुआ है, जमीन पर, ठीक है, एट द इक्वेटर, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ का रेडियस हमारे पास है कितना, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, बताना है कि उसके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जो उसे उसके मरकज की तरफ खींच रही है, ठीक है, उसके सेंटर की तरफ खींच रही है, वो कितनी लगेगी, ठीक है। तो यानी कि ये आपने मालूम करना है, ये आपने मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज भी जो है वो ऐड की हुई है, वो क्या ऐड की हुई है, वो की हुई है अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन, और वो मैंने क्यों की हुई है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्मूला अगर हम देखें किस चीज का, एक्सीलरेशन का, ठीक है, किस कौन से एक्सीलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम,
का स्क्वायर। और अगर एफ की बात करें ना सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो वो भी हमारे पास यही है 4 पाई स्क्वायर, बस एम की एडिशन हो जाती है मास, ठीक है, मास की एडिशन हुई, बाकी मेरे पास वही है आर ई अपॉन टी स्क्वायर। अब ये टी क्या है, टी भाई मेरे पास अर्थ की एक रोटेशन आएगी ना, क्योंकि एक रोटेशन और एक रोटेशन अर्थ कितनी देर में कंप्लीट करती है, एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। घंटे को सेकंड में चेंज करो तो भाई हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो मेरे पास जो टी आ रहा है वो कितना आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 86,400। ये हमारे पास टाइम आ गया भाई, ठीक है, सेकंड, यानी इतने सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है। अब मालूम कर लेते हैं भाई अपना एक्सेलरेशन और अपना फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। AC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है भाई 3.14 का स्क्वायर, और मेरे पास रेडियस की वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, जबकि मेरे पास टाइम है 86400 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम का भी स्क्वायर है। चलिए हम जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अच्छा भाई ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85 इसका स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आ रही है काफी बड़ी आ रही है, अगर देखा जाए तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 746496123 ये। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किस में, 7.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 में, तो बात एक ही है, ठीक है। अब हम ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 252.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और ये मेरे पास है 7.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। एक्सेलरेशन अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। 33.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, यानी कि हो जाएगा 33.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, जिसको मैं इस तरह भी लिख देती हूँ कि एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो नोटेशन में ना लिखते ज्यादा बेहतर है। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.0338, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया एक्सेलरेशन, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब करते हैं मालूम एफसी को। एफसी मालूम करने के लिए वही चीज होगी 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम भी ऐड हो जाएगा, एम कितना है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि ये रेडियस है। बाकी वही चीज हमारे पास 7.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब जरा ऊपर की वैल्यू को पूरा सॉल्व करके मैं बताती हूँ क्या आएगा मेरे पास 2704.112 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, तो ये हो गया 2704.12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, वही चीज हो जाएगी 1 2 3 पीछे जाएगा 2.704, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या चीज निकल आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एफसी हमारा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जल्दी से हम इसका जो है वो और करके देख लेते हैं, जो इस क्वेश्चन का और है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का और। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास है टार्जन स्विंग्स ऑन अ लाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल है, देखिए सर्कल दो तरीके, हम अगर गोल गोल घूमेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेंगे, ठीक है। टार्जन कैसे घूम रहा है, टार्जन ऐसे घूम रहा है, जैसे स्विंग वाला झूला होता है ना, कि हम पूरा अगर इस तरीके से झूलना शुरू कर दें तो इस तरीके से झूल रहा है, ठीक है, वाइन पर बेल पर। अब कह रहे हैं कि टार्जन स्विंग ऑन अ वाइन, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ वाइन हमें दी हुई है 4 मीटर। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अगली बात क्या है, अगली बात ये कह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है, टार्जन का हाथ छूटा, वो गिरा और उसका सर फूटा, ठीक है भाई। तो इसीलिए ग्रेविटी काम कर रही है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी भी आ गई। अब क्या कह रहे हैं ये, when the wine makes an angle of 20 डिग्री, वाइन जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, वो बना रही है 20 डिग्री का, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है वो with the vertical टार्जन has a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, भाई ये इसकी स्पीड हो गई, यानी वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आपने जो है वो क्या मालूम करना है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल जो है वो एक्सेलरेशन मालूम करना है। पहले फॉर्मूले देख लेते हैं इसके, पहले देखते हैं किसका, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अच्छा टेंजेंशियल का देख लेते हैं, वो है हमारे पास g साइन थीटा। अच्छा आर हमारे पास बेसिकली उस वाइन की जो है वो लेंथ ही लेंगे हम, जो कि 4 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं क्या, एक्सेलरेशन किसका भाई, v का, सॉरी हमारे पास टार्जन का जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो v हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 5 25 25 अपॉन 4,
ठीक है। और 6 मेरे पास जो है वो क्या आ जाता है, यानी 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 5 का 0। ओके भाई, ये मेरे पास क्या चीज बनेगी, मेरे पास बनेगा एक्सेलरेशन, क्यों, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल। अब बात करते हैं टेंजेंशियल की। ए की बराबर है जी साइन थीटा, क्यों बनाया भाई मैंने साइन थीटा, इसलिए क्योंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होता तो कॉस थीटा होता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 20, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है साइन 20 क्या होता है, ये आप कैलकुलेटर से आराम से मालूम कर सकते हैं। तो साइन 20 की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 0.342। सही है भाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो ए की हमारे पास आ रहा है 3.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। ओके, तो आज की वीडियो इधर यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो समझ में आया, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।